चलो आज हमेशा की तरह पहले बेयर एक्ट देखेंगे, तो कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का है ना। तो ओके, वही चल रहा। तो इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं SOGS। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले बेयर एक्ट देखते हैं, फिर बेयर एक्ट के बाद क्या करेंगे, इसी से अपना यहीं पे समझ के एक नोट्स बना लेंगे माइंड मैप वाला। उसके बाद फिर भी तुमको लगे कि बहुत ज्यादा पॉइंट है, तो जो शॉर्ट वीडियो जाएगा इंग्लिश में रहता है, क्योंकि शॉर्ट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहता है। और ऑफ कोर्स AI जनरेटेड रहता है, मतलब साउंड। उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो एग्जाम के लिए पर्याप्त है। बट चूंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं रहता और एग्जाम में तुम लोग को बहुत सारा लिखना है ना, इसलिए तो अंदर से तथ्य जान लेंगे। आई होप कि तुम लोग को दिख रहा है। सब लोग चैट से भेजोगे मैसेज, ठीक है? म्यूट कर दे रहे सबको। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। म्यूट कर देंगे, फिर हमको प्रॉब्लम होगी खुद ही, है ना। नाउ ओके, मैं पहले ही बोल रहा, मैं पेज शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो तुम लोग का सब दिखेगा, क्या तुम लोग बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं वो जाता है कि नहीं। ठीक है, अब अगर तुम लोग का मैसेज ओपन करेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चल रहा है, वेरी गुड। तो हमको थोड़ा सा ऐड नहीं करना पड़ेगा इसमें, है ना। चलो, चैप्टर 10 में दिया हुआ है अभिकरण। क्या दिया हुआ है? अभिकरण एजेंसी। ओके, थैंक गॉड कोई एक बंदा नहीं है जिसका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। वीडियो बच्चे देखेंगे सारे, नहीं तो अभी हमसे बोलता है मैम स्पेलिंग पहले बताइए, या स्पेलिंग सही करिए, नहीं तो राइटिंग सही करिए। और मुझे पता है वो वीडियो देखेगा तो जान जाएगा किसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अभिकर्ताओं की नियुक्ति और प्राधिकार। तो ये पहला पेज था बेयर एक्ट में। ये पेज नंबर तुम लोग खोलोगे 32, तो वहां से चालू होता है, ठीक है? जो ग्रुप में गया हुआ मैसेज। ओके, क्या है? सबसे पहला सेक्शन 192, ये तुम लोग को एग्जाम में लिखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर पूछेगा एजेंसी क्या है या अभिकरण क्या है। ठीक है। तो एजेंसी दो लोगों से मिलकर बनती है। एजेंसी मतलब अभिकरण। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। ठीक है, एक होता है मुख्य प्रधान हेड, और एक एजेंट जो उसके लिए संविदा पे काम करता है। ठीक है, ओके। तो 182 अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा देता है। अभिकर्ता हमने बताया सेकंड नंबर पे आएगा, पहले मालिक आएगा, ठीक है? क्योंकि मालिक ही एजेंट की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। अभिकर्ता कौन है? वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए, पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है, जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, मालिक कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रही? तो सेक्शन 182, एक मिनट। तो चैप्टर 10 हो गया। चैप्टर 10 में क्या दिया है? अभिकरण दिया है, एजेंसी, अभिकरण। तो हिंदी वालों के लिए अभिकरण हो गया, अब एजेंसी बोलेंगे तो याद रखना, ठीक है? इसका सो सॉरी, सेक्शन 182 टू 238, ये पूरा सेक्शन एजेंसी के बारे में है। तो सारा तुमको नहीं रटना है, ठीक है? क्या दिया उसके अंदर ये तुम याद कर सकते हो, क्योंकि अधिकार कर्तव्य ड्यूटीज दिए हैं वो याद होना चाहिए। सेक्शन तुमको कम से कम पहला सेक्शन याद होना चाहिए, जो है सेक्शन 182। तो इसमें दो परिभाषाएं दी गई है। एक है, देखो, अभिकरण है, एक है प्रिंसिपल
और एक है एजेंट। ठीक है, एजेंट कौन है? अभिकर्ता। क्योंकि अभिकर्ता के बारे में ही ज्यादा पूछेगा इसलिए इसकी हिंदी यहाँ लिख दे रहे हैं। एजेंट मतलब प्रमुख, हेड। कौन होगा? प्रमुख। देखो, ए है, बी है। ए अपना काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए बी को नियुक्त करता है। ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्ट। बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लिख रिटन भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, व्यवहार द्वारा भी हो सकता है, या कहीं पर किसी थर्ड व्यक्ति के समक्ष, सी के समक्ष ए का कोई काम करना है, खुद न जाए बल्कि अपने तरफ से बी को भेजे, तब भी बी क्या, सॉरी, तभी बी क्या कर रहा है? ए का क्या कर रहा है? प्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, ए को प्रेजेंट कर रहा है बी, है ना? तो ये दो चीज संविदा दी हुई है किसमें? कि अभिकर्ता वो व्यक्ति है अभिकर्ता, जो किसी अन्य के लिए, अन्य व्यक्ति के कार्य को करने के लिए, अन्य व्यक्ति के कार्य को करने के लिए या उसका पक्ष रखने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए, किसके समझ? किसी थर्ड पार्टी के समझ। थर्ड पार्टी यहां मान लो सी। ठीक है, नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो जो व्यक्ति किसी का काम करने के लिए या उसका पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया जाता है उसको बोलेंगे एजेंट। ठीक है, नाउ जिस व्यक्ति का कार्य करने के लिए उसको नियुक्त किया गया है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल, प्रमुख। क्योंकि भाई किसी का काम करने के लिए नियुक्त हो रहा है, जैसे सर है, मान लो मैं हूं, तो मैं ए हो गई और मुझे कोर्ट में केस लड़ना है, मैं नहीं जा रही। ठीक है, मेरे जगह मेरा एडवोकेट जा रहा है मेरा पक्ष रखने, तो उस केस को लड़ने के लिए एडवोकेट मेरा क्या हो गया? एजेंट हो गया। मान लो, तो वो तो वकील ही रखेगा। मान लो मुझे जमीन खरीदना है कहीं और मैं नहीं जा रही, ठीक है, मेरी तरफ से मैंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, वो जाके मेरा पक्ष रखेगा, तो वो मेरा क्या हो गया? एजेंट हो गया। ठीक है सो सर, तो समझ में आया एजेंट और प्रमुख क्या होता है। अब देखो, इन दोनों के बीच जो संविदा है, इन दोनों के बीच जो संविदा है, इसका काम करने की संविदा जो ये कर रहा है, इस संविदा को एजेंसी कहेंगे, अभिकरण कहेंगे। ठीक है, सो एक चीज क्लियर हो गई कि एजेंसी की संविदा में दो पक्षकार होते हैं। ठीक है, एक प्रमुख होता है, प्रिंसिपल, और एक एजेंट होता है। ठीक है, ये दो चीज हो गई। और इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अभिकरण की संविदा बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब सेक्शन 183 देखते हैं। 183 क्या बोलता है? हम्म, तो अभी बोल रहा है 182, तो अभी हमने देख लिया है ना। अब 183 देखते हैं। 183 क्या बोल रहा है कि अभिकर्ता कौन होगा, कौन एजेंट बनेगा? तो वह जो प्राप्तव्य है, मतलब 18 हो और स्वस्थ चित्त हो, मेंटल ना हो, विकर्ता बन सकता है। ठीक है, इतना विधि के अनुसार हो, लेकिन लीगली क्या हो। ठीक है, जिसके बाद यदि ने दो ही चीज तुमको देखना है, 18 और वो, और कौन हो सकता है, सॉरी, यहाँ पे कौन नियोजित कर सकता है, इसका मतलब ये बता रहा है प्रिंसिपल कौन होगा। ठीक है, और यहाँ बता रहा है कि एजेंट कौन होगा। वह जहां तक मालिक और पर व्यक्तियों के बीच का संबंध है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, किंतु कोई भी व्यक्ति जो प्राप्तव्य और स्वस्थ चित्त ना हो, अभिकर्ता ऐसे ना हो सकेगा। वह अपने मालिक के प्रति यथास्मिन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो। ओके, क्या कह रहा है सेक्शन? पहले तो ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल होगा वो 18 प्लस हो और मेंटल ना हो। ठीक है, दूसरा कह रहा है यहाँ पे क्या है? अभिकर्ता कोई भी हो सकता है।
कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई मेंटल लिमिट नहीं है। बस अगर वो अप्राप्त वय है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनेगी, या प्राप्त है तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनेगी, ये आगे के सेक्शन में दिया हुआ है। तो इसको हम अपने उसमें नोट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। ये था। ठीक। चलो, तो एजेंट वन, पहले सबसे पहले ये दिया प्रिंसिपल किस में दिया हुआ है, 183 में। एजेंसी किस में दी थी, 182, जिसमें बता रहा था कि प्रिंसिपल और एजेंट से मिलकर मिलेगी, ठीक है। अब बता रहा है कि कौन प्रिंसिपल हो सकता है, कौन नियुक्ति कर सकता है, जो विधि के अनुसार वयस्क हो। तो यहाँ 18 प्लस नहीं लिखा हुआ, तो 18 प्लस नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ठीक है। वयस्क का वैसे मतलब होता है 18 प्लस, है ना। क्या हो, वयस्क हो, तो जाहिर सी बात है 18 प्लस होगा। और स्वस्थ मस्तिष्क का हो, इसका मतलब कि एक अल्पवयस्क 18 से अंदर का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट वो अपने लिए कोई एजेंट नहीं नियुक्त कर सकता, इसका ये तो मतलब हुआ, है ना। स्वस्थ मस्तिष्क को, तो अब बता रहा है कि कौन एजेंट नियुक्त कर सकेगा और किसको कर सकेगा। तो एजेंट किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। 184, किसी भी व्यक्ति को एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। देखो ये क्लास लंबी जाएगी, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। बीच में मत बोलना सब लोग की नहीं बताई थी मैंने। नाउ 184 हुआ है, 182, 83, 84 तीन हुआ है, ठीक है। 185 करेंगे। अभिकरण के सृजन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं होता है। देखो, इसीलिए हम बोल रहे तुम लोग को पता है नहीं संविदा कैसे होती है। संविदा में जो पार्टी होती है, ठीक है, उनके बीच एक लोग प्रपोजल करते हैं, एक लोग एक्सेप्टेंस करते हैं, तो दोनों पक्षकार एक दूसरे को कुछ ना कुछ बदले में देते हैं, उसको प्रतिफल कहते हैं, ठीक है, जो कि विधिक होना चाहिए। बिना प्रतिफल की संविदा शून्य होती है। आप बताओ, इसमें कह रहा है कि इस अभिकरण में, इस अभिकरण के सृजन के लिए या एजेंसी की संविदा के लिए, अभिकरण की संविदा के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या आवश्यक नहीं है, प्रतिफल ही आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये जो है उस नियम का अपवाद है जो कहता है कि बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम में आया होगा कि बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। तो एक होता है अति घनिष्ठ संबंध में अगर बिना प्रतिफल के हो तो वो वैध होती है, और दूसरा ये हो गया, है ना। अभी और हो सकता है मिले। चलो, 186 क्या कहता है। अब एजेंट का प्राधिकार अभिव्यक्त हो सकेगा या विवेचित हो सकेगा। अभिव्यक्त मतलब इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड में अंतर क्या होता है, एक लिखित होता है और एक व्यवहार के द्वारा होता है। देखो इसमें 186 से 187 जोड़ दिए हैं, है ना। तो सारे टॉपिक से अलग से क्वेश्चन बन के आ सकता है। हो सकता है कुछ एजेंसी क्या है, अभिव्यक्त और विवेचित प्राधिकार की परिभाषाएं क्या है। तुमको 182, 183, 184 याद रखना है, बाकी सभी कहानी याद रखनी है एलएलबी वाले में। प्राधिकार अभिव्यक्त कहा जाता है जब वह मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा किया जाए, और विवेचित कहा जाता है जबकि उसका अनुमान मामले की परिस्थिति से करना हो और मौखिक या लिखित बातों या व्यवहार के मामूली अनुक्रम में ही मामलों की परिस्थितियों की गणना की जा सकती है। तो प्राधिकार, देखो अभिव्यक्त क्या होता है, बोल रहा है जब हम किसी बात को क्लियरली करते हैं। क्लियरली कैसे करेंगे, या तो उसको लिख के करेंगे रिटेन में, और या तो मुंह से बोल के करेंगे, लेकिन क्लियरली स्पष्ट रहता है, ठीक है। उसको कहते हैं रिटेन, अभिव्यक्त करना, अपनी बात को अभिव्यक्त करना, ठीक है। जबकि विवक्षित क्या होता है, जब हम लोग सिर्फ मतलब इम्प्लाइड रूप से मान लेते हैं, जैसे मतलब व्यवहार से मान लेते हैं, जैसे कि ऑटो वाला जा रहा
हमने रोका, बोले पैगीपुर चलोगे, बोला हाँ बैठो, बैठ गया। अब ये चलने वाला तो अभिव्यक्त हो गया, लेकिन किराया कितना है? तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 10 रुपए लगता है, इम्प्लाइड है ये कि 10 रुपए लेगा, व्यवहार से पता चल गया है ना। एग्जाम्पल दिया है, का जो स्वयं कलकत्ते में रहता है, श्री रामपुर में एक दुकान का स्वामी है, श्री रामपुर में, और उस दुकान पर वह कभी कभी जाता है। दुकान का प्रबंध खा द्वारा किया जाता है, और का की जानकारी में वह दुकान के प्रयोजनों के लिए का को उस मामले में या गा से माल अधिष्ट करता रहता है, और का को कोष में उसके लिए संदाय करता रहता है। दुकान के प्रयोजनों के लिए का नाम से गा से माल अधिष्ट करने की का की ओर से खा को विवक्षित प्राधिकार है। तो इसको देखो, इसको भी हम लोग उसमें भी देखेंगे, शॉर्ट नोट में भी देखेंगे। ए है, इसकी दुकान है, कौन चला रहा है? बी चला रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कलकत्ता में रहता है, और बी कहाँ रहता है? सीतारामपुर में, श्री रामपुर में, और यहीं पे दुकान भी है। और सी से क्या करता है? ए के नाम से, दुकान के नाम से बी सामान लेता रहता है, देता रहता है, और सी को इसकी जानकारी है। तो बी क्या कर रहा है यहाँ पर? ए की तरफ से काम कर रहा है, और ए का एजेंट है, ठीक है। इतना गोच दिए, इतना समझ में आना चाहिए। सो सॉरी। चलो, कहां तक है एजेंट की शक्ति का विस्तार? कहां तक है? किसी कार्य को करने का प्राधिकार रखने वाले अभिकर्ता एजेंट हर ऐसी विपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है, शक्ति रखता है, जो ऐसा कार्य करने के लिए वह आवश्यक हो। तो एज ए एजेंट उसको जो जो चीजें करना आवश्यक है, वो सारी चीजें वो शक्ति रखता है। जैसे सामान यहाँ ले रहा था, अभी हमने देखा, ठीक है, क्या कर रहा था? सामान ले रहा था, ठीक है। तो सामान लेगा, तो इसके साथ साथ और क्या, सामान लिया है तो सिर्फ लेने की शक्ति है क्या? उसका पेमेंट करने ए थोड़ी जाएगा कलकत्ता से, बी ही करेगा ना, सी से। ए की तरफ से अगर सामान ले रहा है तो पेमेंट भी करेगा, सामान ले जाकर दुकान में रखवाएगा भी, सामान बिकेगा भी, उसका बिल भी बनाएगा, उसका हिसाब किताब रखेगा, दुकान की मरम्मत करेगा। जो जो एज ए एजेंट आवश्यक है, वो सारे कार्य करने का बी को क्या है? प्राधिकार है, एजेंट को प्राधिकार है। जो हमारे लिए काम करेगा उसको वो सारी शक्ति है जो एज ए एजेंट हमने उसको दी है। किसी कारोबार को चलाने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कारोबार के संचालन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो और उससे अनुक्रम में प्राय की जाती हो। तो वही हमने बताया कि वो क्या करेगा? बिल भी बनाएगा, दुकान भी मेंटेन रखेगा, सामान भी बेचेगा, हिसाब किताब भी रखेगा। ये सारी शक्तियां अपने आप आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, बी जो लंदन में रहता है, अपने वो शुद्ध ऋण मुंबई में वसूल करने के लिए ए को नियोजित करता है। बी कहाँ रहता है? लंदन में, ठीक है, और मुंबई में इसका कुछ ऋण है, उसको वसूलने के लिए इसने ए को क्या किया है? नियुक्त किया है। हाँ, उस कारोबार को चलाने के प्रयोजन के लिए कास्ट और अन्य सामग्री खरीद सकेगा और कर्मचारियों सॉरी का उस ऋण को वसूल करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई भी विधिक प्रक्रिया अपना सकेगा और उसके लिए विधिमान उन्मोचन दे सकेगा। अब ये बोल रहा है कि बी के लिए कौन नियुक्त हुआ है? एजेंट ए नियुक्त हुआ है मुंबई में। तो अब एक शक्ति है कि मान लो उसको किसी से एफ से ऋण वसूलना है, एक्स से वसूलना है, जिससे भी वसूलना है, तो जितनी भी विधिक शक्तियां हैं, प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया वो अपना सकता है। हर चीज उसको बी से नहीं पूछना है। लेकिन अब एज कहे कि चलो गुंडा भेज दे, ये विधिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, ये वो नहीं अपना सकता। दूसरा, का अपना पोत निर्माता का कारोबार चलाने के खा को अपना भी करता बनाता है। खा उस कारोबार को चलाने के लिए प्रयोजन के लिए कास्ट और सामग्री खरीदेगा और कर्मकारों को भाड़े पर रख सकेगा। ए क्या कर रहा है? जहाज का निर्माण कर रहा है, ठीक है, पानी के जहाज का। बी को क्या देता है? जहाज के निर्माण का काम देता है, ठीक है। अब बी क्या कर सकता है? लकड़ी खरीद सकता है ना, मजदूर रख सकता है जिनको वो काम आता हो, और सामान और जो सारा काम जहाज के निर्माण के लिए आवश्यक है, वो कोई स्थान निश्चित कर सकता है ना। ये सारा अधिकार बी को है। किस सेक्शन में है? 188 में। मान लो कभी इमरजेंसी हो गई, तो इमरजेंसी में एजेंट के क्या काम होते हैं? तो मान लो कोई इमरजेंसी हो गई, तो इमरजेंसी में क्या काम होगा? 189 में दिया है। आपातकाल में एजेंट को या
अधिकार है कि हानि से अपने मालिक को सुरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करे जो मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति अपने मामले में वैसी ही परिस्थितियों में करता। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। विक्रय विक्रेता माल की मरम्मत करा सकेगा यदि आवश्यक हो। तो कैसा भी करता है, ए ने अपना सामान बेचने के लिए बी को सेल्समैन नियुक्त किया है, ठीक है, एजेंट, और सामान में क्या गई, कोई नुकसान हो गया, ठीक है, तो बी क्या कर सकता है, इमरजेंसी में इसकी बिना ऐसे पूछे मरम्मत करा सकता है ना, ताकि ए को कोई नुकसान ना हो। बी को रुको पानी पी लें थोड़ा सा। विनोद समझ में आ रहा है? वर्मा है नहीं क्या, विनोद गया? चलो देखते हैं। क्या बोल रहा है, बी को जो कलकत्ते में ए इस निर्देश के साथ रसद प्रेषित करता है कि वह उसे तुरंत ही गा को पास कटक भेज दे। यदि वह रसद कटक की यात्रा में खराब होने से नहीं बच सकता तो खा वह रसद कलकत्ते में भेज देगा। नाउ ए जो है बी को कुछ सामान भेजता है, ठीक है, राशन भेजता है कि आप उसको ले जाके सी को भेज देना जो कि कटक में रहता है, ठीक है, बट जो सामान है वो कलकत्ता पहुंचने पर ही खराब होने लगता है, खराब होने लगता है ना। तो अब भी चूंकि एज ए एजेंट उसको ये अधिकार है कि वो सामान कलकत्ता में ही भेज दे, क्योंकि अगर कलकत्ता में भेज देगा तो कुछ तो पैसा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कुछ तो पैसा मिल जाएगा, है ना, और ए को कुछ तो फायदा होगा। बट अगर कटक जाने का वेट करेगा कि जाके कटक में सी को बेचेंगे तो पूरा सामान खराब हो जाएगा, है ना, और सी को भी कुछ नहीं दे पाएगा, ए का भी नुकसान होगा। तो ये इमरजेंसी का केस है। ओके, नाउ इसके बाद है अभिकर्ता जो 199 से चालू होता है, इसको एकदम हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इसमें से नहीं आता है। उप अभिकर्ता को कौन नियुक्त करता है, कैसे होता है, ये टॉपिक हम लोग बात पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अनुसमर्थन। क्या है अनुसमर्थन, ठीक है, अभी देखते हैं। 196 में दिया है, किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में उसका अधिकार क्या होता है, अनुसमर्थन का प्रभाव क्या होता है। जहाँ की कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त किंतु उसके ज्ञान या प्राधिकार के बिना किया जाता है, वहां वह निर्वाचित कर सकेगा कि ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन करे या अंगीकरण करे। यदि वह अनुसमर्थन करे तो उन कार्यों को वैसे ही परिणाम होंगे मानो कि वह उसके प्राधिकार में किए गए थे। नाउ ए है, बी है, ठीक है, बी कोई काम कर रहा है ए के फायदे के लिए। जहाँ की कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त किंतु उसके ज्ञान या प्राधिकार के बिना कर रहा है। यहाँ पर ना ही एक को इस बात का ज्ञान है और ना ही ए ने बी को उस काम को करने का अधिकार दिया है, ठीक है, कि तुम मेरे लिए ये काम करो, मतलब एजेंट नहीं नियुक्त किया है, फिर भी बी ने कर दिया। अब क्या है, अब बी करने के बाद बी ने वो काम किया। अब ए के पास ये राइट है कि वो चाहे तो उस काम को एक्सेप्ट कर ले, चलो ठीक है, तुमने काम मेरे मेरे लिए किया था, मैं मानता हूँ तुमने मेरे लिए किया था। तो अगर ए एक्सेप्ट कर लेगा कि तुमने मेरे लिए काम किया, तो बी कैसे हो जाएगा, एज ए एजेंट हो जाएगा, जो काम होने के बाद नियुक्त हो रहा है, ठीक है। और अगर निर्वाचित कर ले और बी चाहे तो अनएक्सेप्ट कर दे, ठीक है, एक्सेप्ट ना करे कि नहीं तुमने मुझसे पूछ के थोड़ी किया था, मैं इस कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है, उन कार्यों को वैसे ही मानेगा जैसे प्राधिकार से किए गए थे, ठीक है। नाउ अनुसमर्थन कैसे किया जा सकता है, फिर से हम बोले अभिव्यक्त होगा, अभिव्यक्त में क्या आता है, या तो लिखित हो और या तो मौखिक हो, ठीक है, क्लियर तरीके से हो, और दूसरा आचरण द्वारा जिसको विवक्षित कहते हैं, ठीक है, न लिखित हो न मौखिक हो, सिर्फ आचरण से, ठीक है, दो तरीके से किया जा सकता है।
एग्जाम्पल देखते हैं। का प्राधिकार के बिना खा के लिए माल खरीदता है, तत्पश्चात खा उन्हें गा को अपने लेखे बेच देता है। खा के आचरण से विपक्षित है कि उसके द्वारा का द्वारा लिए गए क्रय का अनुसमर्थन किया गया है। एग्जाम्पल ए क्या बोल रहा है, बी जो है ए से पूछे बिना मान लो ए के लिए कोई सामान खरीदता है, ठीक है, मान लो बैट खरीदता है ए के पास, ए के लिए, और ए क्या करता है उस बैट को सी को बेच देता है, ठीक है, सामान को। अब क्या कर रहा है, ये बोल भी नहीं रहा है, मुंह से बोल के लिख के भी नहीं कि हाँ मैंने अनुसमर्थन किया है, बट चूंकि ए ने सी को अपना बता के बेच दिया, ए ने क्या कर दिया, बी के काम का अनुसमर्थन कर दिया, बी को एजेंट कर दिया, ठीक है। का खा के प्राधिकार के बिना खा का धन गा को उधार देता है, तत्पश्चात खा उस धन पर ब्याज से अधिकृत करता है। खा के आचरण से विवक्षित जिसने उधार पर अनुसमर्थन किया है। बी का पैसा है, ए क्या करता है, सी को उधार दे देता है, ठीक है, और बी क्या करता है, उस पैसे पे ब्याज लेने लगता है बिना कुछ बोले। इसका मतलब कि बी ने क्या किया है, विवक्षित रूप से अनुसमर्थन कर दिया है कि तुम जो काम किए हो सही किए हो। विधिमान अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है। कोई भी विधिमान अनुसमर्थन ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसका मामलों या तथ्यों का ज्ञान अतः त्रुटि युक्त हो, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए के लिए बी ने काम किया था और ए ने उसका अनुसमर्थन कर दिया, ठीक है, क्या किया, अनुसमर्थन किया ना। अनुसमर्थन तभी मान्य होगा जब बी ने जो काम किया था वो सारी जानकारी उसको सही सही दी थी। अगर ए को गलत जानकारी दी थी बी ने और उसके आधार पर ए ने अनुसमर्थन किया है तो फिर ए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तब अनुसमर्थन मान्य नहीं होगा। 199 जो अपराधिकृत कार्य किसी समव्यवहार का भाग हो उसके अनुसमर्थन का प्रभाव। जो व्यक्ति अपनी ओर से किए गए किसी अपराधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करता है वह उस संपूर्ण समव्यवहार का अनुसमर्थन करता है जिसका ऐसा कोई भाग है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर बी ने ए के लिए कोई काम किया है, मान लो 4 काम किए, ए बी सी डी, चारों एक ही श्रृंखला का भाग है। फॉर एग्जाम्पल ए के लिए गया, कपड़ा खरीदा, ठीक है, फिर कपड़ा सिला दिया, फिर उसको प्रेस करा दिया, ठीक है, और फिर ए को पहना भी दिया। ए ने क्या किया, पहन लिया। ए ने लास्ट में क्या किया, पहन लिया पैसा देके, ठीक है। या तो इसको ऐसे देखो, बी ने क्या किया, जमीन खरीदी, घर बनाया, ठीक है, पेंट करा दिया और ए को लाके उसमें बसा दिया और ए क्या करने लगा, आकर उसमें रहने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब रहने लगा तो एक बी ने ये सारा काम ए के नाम से किया है, जमीन भी ए के नाम से ली है, घर भी उसी के नाम से बनवाया है, ठीक है, किराएदार का काम नहीं हो रहा है यहाँ। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, उसके सारे काम का समर्थन कर दिया, सिर्फ घर में रहकर। या ये सबसे अच्छा था कि कपड़ा पहन कर उसने क्या किया, कपड़ा खरीदने का जितना, कपड़ा सिलाने का, जो अन्य काम हुए हो सबका क्या कर दिया है, समर्थन कर दिया है। एक कड़ी में होने वाले सारे काम का समर्थन कर दिया है। अपराधिकृत कार्य का समर्थन पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऐसे दूसरे व्यक्ति के प्राधिकार के बिना किया गया ऐसा कोई कार्य जो यदि प्राधिकार से किया जाता तो उस पर व्यक्ति को नुकसानी के अधीन करने या किसी पर व्यक्ति के किसी अधिकार का प्रभाव रखता, अनुसमर्थन के द्वारा ऐसा प्रभाव रखने वाला नहीं बनाया जा सकता। क्या बोल रहे हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। खा द्वारा प्रदत्त प्राधिकृत किए बिना बी की ओर से सी तदर्थ प्राधिकृत किए बिना बी की ओर से सी का यह मांग करता है कि बी की कोई जंगम वस्तु जो गा के, अच्छा ये बताओ तुम लोग, मिनट, बेयर एक्ट हमको लगता है कि इस प्रकार से तुम लोग को पढ़ना है, पूरा बेयर एक्ट पढ़ाएंगे तो क्लास बहुत लंबी जाएगी, ठीक है। चलो डायरेक्ट नोट से पढ़ते हैं। क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले चैप्टर 10 है जो कि बात करता है अभिकरण की, ठीक है, ओके। जैसे कि देखो चैप्टर 10 है 182 टू 238, इसे कुछ भाग में बांट लेते हैं। इस सारा भाग
हर प्रकार से अभिकरण से संबंधित है। ठीक है, नाउ रियल हमने बेरैक में देखा था एजेंट कौन होगा, फिर भी हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। उपअभिकर्ता वाला हम लास्ट में पढ़ने वाले थे। अनुसमर्थन भी हमने बेयर एक्ट में देखा, तो एजेंट वाला 182 189 था। 190 से 195 हमने बेयर एक्ट में नहीं देखा, इसके बाद में देखने वाले थे, और अनुसमर्थन हम देख रहे थे। उसके बाद 201 से लेकर 210 तक में क्या है कि जो प्राधिकार दिया गया एजेंट को वो कैसे वापस लिया जा सकता है, प्रतिसंहरण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 211 से लेकर 221 तक एजेंट की ड्यूटी है अभिकर्ता की, उसके बाद उसके प्रमुख की, मालिक की ड्यूटी है। ठीक है, प्रिंसिपल की ड्यूटी है किसमें 222 225। उसके बाद किसी थर्ड पार्टी से, पर व्यक्ति से की गई संविदा पर अभिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सेक्शन 226 सॉरी 226 to 238 में दिया हुआ है। ओके ओके, अब इसमें से जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके एलएलबी के लिए सारा इंपॉर्टेंट है, बट सेक्शन तुमको इसका याद रखना चाहिए, है ना। इसमें तुमको सेक्शन नहीं याद करना तो एक बार में 211 से 221 कर लो। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, ड्यूटीज याद कर लो। फिर 221 जहाँ समाप्त होता है वहां 222 चालू होगा, और 225 तक याद कर लो, है ना, ऐसे लिख देना एक बार में। और हो सकता है वो करता है अलग से क्वेश्चन बने, इसलिए वो टॉपिक बहुत बड़ा है। ओके चलो ये टॉपिक देखते हैं। तो अभिकरण सेक्शन 182 हमने देखा हुआ है। दो व्यक्तियों के बीच में जो संविदा होती है जिसमें एक प्रमुख होता है और दूसरा उस प्रमुख के लिए जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, अभिकर्ता की नियुक्ति, एजेंट की नियुक्ति करता है। और किस लिए, अभिकर्ता की नियुक्ति प्रिंसिपल की कोई कार्य करने के लिए या किसी थर्ड पार्टी के समक्ष इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है, जो मालिक है वो एजेंट की नियुक्ति करता है, एजेंट का कोई कार्य करने के लिए या किसी थर्ड पार्टी के समय एक प्रतिनिधित्व करने के लिए। ये हमने शुरू में देखा हुआ, तो 182 हो गया। ओके, 183 भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, 182 में जिस दो पार्टीज की बात हो रही थी, प्रिंसिपल और एजेंट की, 183 में प्रिंसिपल को बताया गया प्रिंसिपल कौन होगा, अर्थात कौन व्यक्ति है जो एजेंट की नियुक्ति कर सकेगा। इसको इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो वयस्क व्यक्ति हो स्वस्थ मस्तिष्क को इन लॉ, एरिया के लॉ के अनुसार। ठीक है, तो स्वस्थ मस्तिष्क विधिक रूप से स्वस्थ हो और उस एरिया के हिसाब से वयस्क हो। तो वयस्क मतलब 18 वाला लोग, है ना, उसमें 18 नहीं लिखा हुआ इसलिए नहीं लिख रहे। ठीक, और फिर 184 बोल रहा है कि किसको एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, तो किसी को भी, नो एज लिमिट। ठीक है, नो माइंड लिमिट, एनी लिमिट नहीं लिखी हुई, कोई लिमिट नहीं लिखी हुई। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हमने वेयर एक्ट में देखा अनुसमर्थन कैसे करेंगे, तो ये टॉपिक हो चुका है लगभग। ठीक है, फिर भी एक बार देखते हैं क्या बचा हुआ था। अभी तक हमने क्या देखा, एक एजेंसी होगी, है ना, 182। ठीक है, उसके दो मेंबर होंगे। 183 बताता है कौन प्रिंसिपल बनने के योग्य है, और 184 बताता है कि कौन एजेंट बनने के योग्य है। और 185 क्या कहता है, इस संविदा में किसी भी कंसिडरेशन प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली जो संविदा होती है उसमें प्रतिफल की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रतिफल के बिना किया गया करार क्या होता है, शून्य होता है। तो ये क्या हो गया, उसका अपवाद हो गया। ठीक है, इस नियम का अपवाद हो गया। नाउ इसके आगे देखते हैं 186 टू 189, ये हमने बेयर एक्ट में देखा हुआ है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है ये अभिकर्ता का प्रतिधारण का अधिकार बताता है। ठीक है, अभिकर्ता एजेंट का प्रतिधार सॉरी प्राधिकार का बताता है, धारण का अधिकार नहीं, प्राधिकार होता है सर। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले 186 क्या बोल रहा है कि जो प्राधिकार होगा वो तो या तो अभिव्यक्त होगा या विवक्षित होगा। ठीक है,
कर्ता के प्राधिकार का, ठीक है, वगैरह पढ़ लिया। चलो हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज, जैसे कि अभिकर्ता के प्रकार क्या है। अभिकर्ता कितने प्रकार का होता है, ठीक है, मान लो एग्जाम में आ गया तो थोड़ा सा बेरेक्ट से बाहर आके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाणिज्यिक अभिकर्ता। कौन है? वाणिज्यिक अभिकर्ता, वाणिज्यिक एजेंट, ठीक है। ऐसा एजेंट जो क्या कर रहा है, मनुष्य संबंधित कार्य कर रहा है, जैसे नीलामी करता हो गया, दलाल हो गया, फिर क्या हो सकता है, गैर वाणिज्यिक अभिकर्ता, ये सेकंड टाइप का हो जाएगा। गैर वाणिज्यिक अभिकर्ता क्या है? जो इन सब क्षेत्रों से बाहर काम करेंगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम जो ले सकते हैं वो है हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। बट हस्बैंड एंड वाइफ हरदम नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके लिए इन दोनों को एक दूसरे को क्या करना होगा, अभिव्यक्त रूप से अधिकार देना होगा कि आप मेरे लिए ये कार्य करो, तभी वो एक दूसरे के एजेंट होंगे, ठीक है। तीसरा प्रकार का एजेंट जो होगा वो है इसका हम वर्गीकरण ऐसे कर सकते हैं, देखो, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट, ठीक है ना। सामान्य अभिकर्ता कौन है? सामान्य वर्ग के लिए जो कोई काम करना हो, ठीक है, जनरल काम करना हो। और विशिष्ट अभिकर्ता जो जिसे एक स्पेशल काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए नियुक्त किया गया हो, उस कार्य को करने के बाद उस उसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सामान्य कार्य क्या है, ठीक है, मान लो ए के पास कार है और बी को वो क्या कर रहा है, उसका ड्राइवर नियुक्त कर रहा है रोज चलाने के लिए, ठीक है। नाउ सॉरी, ये वाला बंद। ए का क्या है, सामान बेचना है और बी को सेल्समैन नियुक्त कर रहा है पर डे चलाने के लिए, तो सामान्य हो गया। नाउ कुछ दिन क्या हुआ, ए के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कार है, उसको बेचना है। सिर्फ कार को बेचने के लिए उसी का सॉरी स्पेशली क्या करता है, अपॉइंट करता है, और कार बिकने के बाद सी के साथ उसकी संविदा समाप्त हो जाती है, तो ये क्या हो गया, विशिष्ट अभिकर्ता हो गया। नाउ था वो नहीं देखेंगे, इसको लास्ट में देखते हैं, ठीक है। अनुसमर्थन हमने देखा हुआ था वेयर एक्ट में, उस पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सूत्र देख लेते हैं। पहले हम लोग इसकी मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग क्या होता है अनुसमर्थन का। देखो, कार्य को होने के बाद उसका क्या करना, एक्सेप्ट करना। कार्य को होने के बाद आपको पता चले, ठीक है, आप क्या करो, उसको समर्थन कर दो, ठीक है। चलो आपने कर दिया, कोई बात नहीं, हम इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। इसको एक मैक्सिम है, उसके नाम से आप कह सकते हो, एक्स फैक्टो सॉरी एक्स पोस्ट फैक्टो, फैक्टो बोल दिए थे, एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी, ठीक है। ये वाला मैक्सिम याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन में यही बन गया है कि एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी का क्या अर्थ होगा। किसी का अर्थ होता है इसी मैक्सिम पर आधारित है, किसी कार्य को उसको करने के बाद अनुसमर्थन करना। तो हमने पहले देख लिया है वेयर एक्ट, फिर भी देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा था, 196 196 बोल रहा था, किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों को करने में उसका अधिकार वर्णित कर किया था, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य किया गया था, बिना प्राधिकार के बिना पूछे, और बाद में इन्हें उसका क्या किया था, समर्थन कर दिया था। तो ये अनुसमर्थन क्या कर दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना दे रहा है, ठीक है। ए को लायबल कर दे रहा है। अगर आपसे पूछकर कोई आपके लिए काम करता है, आपसे बिना पूछे कोई आपके लिए काम किया और आपने उसका क्या कर दिया,
समर्थन कर दिया। ये 196 बोला था। उसके बाद 197 था कि किस प्रकार से अनुसमर्थन होगा, एक अभिव्यक्त रूप से होगा और दूसरा कह रहा है विवक्षित रूप से। तो हमने बेयर एक्ट में देखा ये क्या था इसका मतलब। अभिव्यक्त मतलब या तो क्लियरली बताना है तो लिख के, या तो ओरल मुंह से बोल के। विवक्षित मतलब हमारे आचरण द्वारा, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड, ठीक है। इसके बाद 198 था। 198 क्या बोल रहा था, कोई भी विधिमान अनुसमर्थन ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसका मामले के तथ्यों का ज्ञान तत्वतः त्रुटि युक्त हो, है ना। ये तो बोल रहा था कि ए द्वारा अगर कोई अनुसमर्थन बी को कर दिया गया है जिसमें बी ने बिना पूछे इसे कार्य किया था, बट बी ए को क्या है, सही तथ्य का ज्ञान ही नहीं है और उसने क्या किया है, अनुसमर्थन कर दिया है। गलत तथ्य उसको कैसे पता चला, उसने खुद नहीं पता किया, ये अब भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ए को सही तथ्य नहीं बताया गया, बस उससे अनुसमर्थन लिया गया। तो 198 के अनुसार ए लायबल नहीं होगा, ठीक है, ए लायबल नहीं होगा, ठीक है, अभिकर्ता के कार्य के लिए। 199 क्या था, कोई कार्य बहुत सारे चीजों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो मालिक का कार्य है, बी ने बिना पूछे बी ने बिना मालिक से पूछे कर दिया, अभिकर्ता ने बिना मालिक से पूछे वो काम कर दिया, एजेंट ने बिना प्रिंसिपल से पूछे वो काम कर दिया। ना अगर उन चारों में से जो कि एक ही कड़ी से बने हुए किसी एक का बी ने ए ने क्या किया, मालिक ने क्या कर दिया, अनुसमर्थन कर दिया, एक्सेप्टेंस कर दिया, तो वो फिर बाकी सारे के लिए क्या माना जाएगा, इम्प्लाइड अनुसमर्थन माना जाएगा कि आप बाकी सबको भी क्या कर रहे हो, एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ठीक है। ये 199 था। फिर सेक्शन 200 आया। क्या था सेक्शन 200? व्यक्ति को अगर क्षति होती है आपके अनुसमर्थन से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं ए है, बी है, ठीक है, ए का कोई काम ए से बिना पूछे बी कर रहा है और सी के लिए कर रहा है, ठीक है। इससे से तो सी को क्षति हो रही है तो ए को क्षति हो रही है और अनुसमर्थन अभी लिया नहीं है, तब इसका अनुसमर्थन ये नहीं क्या कहते हैं, नहीं करता है, और कर भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सी लायबल नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, ए का एक घड़ी है, सी के पास है, ठीक है। अभी जो कि एक एजेंट है, इसका ये काम नहीं था कि जाके घड़ी ले, सी से जाके कहता है मुझे घड़ी दो, ये मांग रहा है, सी मना कर देता है मैं नहीं दूंगा, ए आएगा तो सी को दूंगा, ठीक है। अब नुकसान हो गया। कैसा नुकसान हो गया, बी को सामान नहीं मिला जो उसके मालिक का है। अब बी जाके क्या कर नहीं कर सकता, सी के खिलाफ केस नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही सी को कोई नुकसान ही दे रही है बी को। के पास सामान है वो उसको ए ने दिया है और बी को यहाँ पे कोई प्राधिकार नहीं। मान लो कि अभी सी बी को घड़ी दे देता और ये कहता ठीक है अच्छा किया तुम दे दी, तब तो ठीक था। मगर अगर ये कहता नहीं मैंने तुमको कहा था देने को, क्या कौन से अधिकार से तुमने दिया, वो तो मेरा एजेंट था ही नहीं, इस काम के लिए तो नहीं था, तुमसे जाके घड़ी निकलवाया है ना, घड़ी ली, तब तो सी तो फंस जाता है। इसलिए सी के पास ये पावर है कि वो मना कर दे, और सी ने वही किया, अपनी पावर का यूज किया और बी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने के लिए, या मान लो ए ने भेजा भी था बी को, बट सी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि ए ने ही भेजा है एज ए एजेंट, है ना। ए को क्या करना चाहिए था, सी को उस बात की जानकारी देनी चाहिए थी। थोड़ा सीरियस कर तो बहुत गंदा होता है। चलो अगला टॉपिक है प्राधिकार का प्रतिसंहरण। एजेंट की जो पावर है, जो एजेंट को शक्ति दी गई है एज ए अभिकर्ता काम करने के लिए, उसको मालिक प्रिंसिपल कब वापस ले सकता है। तो अभिकरण का पर्यवसन मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसंहरण से अथवा अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार का त्यजन से अथवा
अभिकरण के कार्यभार के पूरा हो जाने से तथा अथवा मालिक या अभिकर्ता के मर जाने से या विकृत हो जाने से या अथवा मालिक के किसी ऐसे तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अधीन दिवालिया ऋणियों के अनुतोष के लिए दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाने से होता है। तो बोल रहा है एजेंसी कैसे समाप्त होगी, 5 तरीका बता रहा है 201। 201 में कितने तरीके देखे हमने, देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि मालिक ही वापस कर दे रहा है। मालिक ही क्या कर दे रहा है, प्रिंसिपल क्या कर दे रहा है, प्रतिसंहरण कर दे रहा है, एजेंसी को समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, जो एजेंट है वो क्या कर रहा है, अपना त्याग पत्र दे दे रहा है, त्याग दे रहा है, नौकरी नहीं करूंगा मैं, तुम्हारा एजेंट के रूप में काम नहीं करूंगा, कोई और ढूंढ लो। तीसरा क्या बता रहा है, जिस काम के लिए एजेंसी बनी थी वो काम पूरा हो गया। मान लो किसी केस को लड़ने के लिए, वो तो केस खत्म हो गया है ना, फाइनल डिसीजन हो गया, या किसी सामान को बेचने के लिए किया गया था, काम क्या हो गया, पूरा हो गया। चौथा क्या बता रहा है, मालिक या अभिकर्ता क्या हो जा रहा है, या तो प्रिंसिपल या एजेंट, दोनों में से कोई एक क्या हो जा रहा है, या दोनों मर जा रहे हैं। ठीक है, या पागल हो जा रहा है। पागल से कोई अपना काम तो कराएगा नहीं, पागल के लिए कोई काम तो करेगा नहीं, कर भी सकता है ना, बट यहाँ पर एजेंसी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रिंसिपल, मान्य प्रिंसिपल वही है जहां प्रिंसिपल, सॉरी मान्य एजेंसी वही है जहां प्रिंसिपल क्या हो, स्वस्थ चित्त हो, अनुतोष के लिए हो। चलो अब पांचवा कौन, अगला कौन सा है, जहां पे प्रिंसिपल मालिक क्या हो गया हो, दिवालिया घोषित हो गया हो अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ए क्या हुआ हो, पहले मालिक ने क्या किया हो, एजेंसी समाप्त कर दी हो, फिर अभिकर्ता ने अपनी नौकरी छोड़ दी हो, या जिस काम के लिए एजेंसी बनी थी वो काम पूरा हो गया हो, दोनों में से कोई मालिक या अभिकर्ता में से कोई एक मर गया हो, या पागल पागल हो गया हो, या मालिक जो है दिवालिया घोषित हो गया हो। ठीक है, 202 में क्या बताया, जहां की अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित हो वहां अभिकरण का पर्यवसान। जहां की उस संपत्ति में जो अभिकरण की विषय वस्तु हो, अभिकर्ता का कोई हित हो, वहां अभिव्यक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान ऐसे नहीं किया जा सकता कि उस हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। एग्जाम्पल देखते हैं, खा को का यह प्राधिकार देता है कि वह का की भूमि बेच दे, बी को ये पावर दे रहा है कि क्या करो, उसकी एक जमीन है ये, इसको बेच दो। कौन बेचेगा, बी। प्रिंसिपल कौन है यहाँ, ए। ठीक है, ए कौन है, प्रिंसिपल है, बी कौन है, एजेंट है। और उस विक्रय के आगामों में से उन ऋणों का संदाय कर ले जो उसे काल द्वारा सौदे है। ठीक है, का इस प्राधिकार का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और न का की उन्मत्तता मृत्यु से उस प्राधिकार का पर्यवसान हो सकता है ना। क्या कह रहा था सेक्शन, और क्या कह रहा है एग्जाम्पल, जो प्रिंसिपल है और जो एजेंट है, इनके बीच जो एजेंसी बनी है उसमें दोनों का हित भी है। पहला तो हित है कि कॉन्ट्रैक्ट वाला है, एक कुछ ना कुछ प्रतिफल मिले ना मिले, प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रतिफल मिलने के बाद दूसरा हित यहाँ देखते हैं, क्या हित है, कल मालिक की संपत्ति करता बेच रहा है, ये खेत बेच रहा है, प्रिंसिपल का खेत है, ए बेच रहा है, और इसमें से जो पैसा आएगा वो किसको जाना चाहिए बेचने पर, प्रिंसिपल को जाना चाहिए। प्रिंसिपल से पहले से ही अभिकर्ता ने, सॉरी अभिकर्ता से पहले ही प्रिंसिपल ने कुछ उधार लिया हुआ था। तो प्रिंसिपल कह रहा था तुम खेत बेचना तो अपना पहले उसमें से क्या निकाल लेना, उधार जो पैसा तुमने मुझे दिया वो ले लेना जो ऋण लिया, फिर बाकी पैसा लाके मुझे दे देना। ठीक है, तो पहला नियम यह है कि जो हमने 201 में पढ़ा कि जब प्रिंसिपल चाहे वो एजेंट से अपना क्या कर सकता है, संविदा समाप्त कर सकता है, अभिकर्ता वाली, अभिकरण वाली। लेकिन अगर इस तरीके की सुविधा है जिसमें एका भी हित है, जैसे कि प्रॉपर्टी में एका भी हित होगा क्योंकि संपत्ति बिकेगी, तो उसका पहले क्या मिलेगा, उधार मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल चाहकर भी ये अभिकरण की संविदा समाप्त नहीं कर सकता। दूसरा, ना ही इन दोनों में से किसी के मरने पर या पागल होने पर यह समाप्त होगी। हाँ, प्रिंसिपल अगर दिवालिया हो गया तो समाप्त हो सकती है, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेना, मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कब कर सकेगा, पुरोगामी अंतिम धारा द्वारा अन्यथा बंधित दशा को छोड़कर मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसंहरण उसके ऐसे उपयोग के किए जाने के पूर्व कि मालिक आबद्ध हो जाए किसी भी समय कर सके।
तो 203 बोल रहा है कि 202 में दी हुई शर्त के अलावा, 202 में क्या शर्त दी हुई है कि दोनों का अगर हित है तो इसके अलावा जिस चीज के लिए संविदा की गई थी उस संविदा से क्या हो जाए, मालिक बंध जाए। ऐसे बंधने से पहले मालिक क्या करे, उस संविदा को वापस ले सकता है। बंधने का क्या मतलब है, मान लो एक प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या किया, ए ने बी को क्या किया, कार बेचने को दिया। अब जब कार जो है बिक गई है, क्या किसी ए की किसी से संविदा हो गई है बेचने की, तो ए तो बाउंड हो गया, और जब ए बाउंड हो गया तो प्रिंसिपल भी बाउंड हो जाएगा। ठीक है, जब एजेंट बाउंड हो गया है, जो है कार बेच चुका है, तो वो जिस काम के लिए संविदा होती उससे क्या होगा, प्रिंसिपल भी बाउंड हो जाएगा। कार की संविदा होने से पहले, ए द्वारा बेचने से पहले फिर कभी भी उसको वापस ले सकता था, अब वापस नहीं ले सकता। प्रतिसंहरण जहां प्राधिकार का भागता प्रयोग कर लिया गया हो, मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसंहरण उस प्राधिकार को भागता प्रयोग के पश्चात नहीं कर सकता, जहां तक कि उस अधिकरण में पहले किए गए कार्यों में से उद्भूत कार्यों का बाध्यताओं का संबंध। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते, एग्जाम्पल सबसे अच्छा तरीका होता है समझने का। बी को ए प्राधिकृत करता है कि वह ए की लेखी रुई की 1000 गांठें खरीदे। ठीक है, ए है ए कौन है, बी। ये बी को 1000 गांठ किस चीज की, गाय गांठ, सॉरी और का जो धन खा के पास बचा हुआ है उसमें से उसके लिए संदाय कर दे। खा की रुई की 1000 गांठें अपने नाम से इस तरह खरीद लेता है कि उसकी कीमत के लिए वह स्वयं व्यक्तिगत तौर पर दायी हो जाता है। जहां तक कि उस रुई के लिए संदाय करने का संबंध है, बी के प्राधिकार का प्रतिसंहरण का नहीं कर सकता। हमने ऊपर ही देखा था, ए से बी कह रहा है तुम मुझसे 1000 गांठ खरीद लो रुई की, और तुम्हारे मान लो एक गांठ 1 रुपए की है, तो 1000 गांठ कितने की हुई, 1000 रुपए की। बोल रहा है, और बी ने क्या किया है, ए से पहले से कुछ रुपया लेकर रखा है, मान लो 700 रुपया लेकर रखा है। तो ए कह रहा है कि तुम उतना पैसा अपना काट के बाकी मुझे दे दो। तो अब चूंकि बी खरीद रहा है, तो जो खरीद रहा है वही देगा प्रतिफल, वही पैसा देगा, है ना, वही कंसिडरेशन देगा। तो बी क्या करेगा, 1000 में से 700 रुपये अपना काट लेगा और 300 रुपये देगा। यहाँ पर ए अब ये नहीं कह सकता कि नहीं तो मुझे पूरा 1000 दो, बाकी 700 रुपये हम बाद में, हाँ 700 रुपये बाद में मैं तुमको दूंगा, ऐसा करने का अधिकार ए को नहीं है। ठीक है, भागता पालन कराने का अधिकार नहीं है। ठीक है भागता नष्ट करने का अधिकार। ठीक है, 205 क्या कह, मालिक द्वारा प्रतिसंहरण या अभिकर्ता द्वारा सृजन के लिए प्राधिकर, जहाँ की अव्यक्त में संविदा हो या कि अभिकरण की किसी कालावधि के लिए चालू रहना है, वहां पर्याप्त कारण के बिना अभिकरण की पूर्ववर्तन प्रतिसंहरण या तजन प्रतिकर यथा स्थिति अभिकर्ता को मालिक या मालिक को अभिकर्ता देगा। ठीक है, 205 क्या कह रहा है, तरीका दिया हुआ है जहां मालिक प्रिंसिपल क्या करता है, समय से पहले संविदा को समाप्त कर सकता है, या एजेंट क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। ये दोनों दिया हुआ है ना। 205 क्या कह रहा है, अगर संविदा किसी टाइम लिमिट के लिए मान लो 3 साल के लिए हुई है, और अगर आप इन दोनों में से कोई 3 साल से पहले उस संविदा को समाप्त कर रहा है, तो दूसरे को क्या देगा, क्षतिपूर्ति देगा, प्रतिकर देगा। ए मालिक हो गया, बी एजेंट हो गया, 2 साल के लिए लोग के बीच संविदा हुई है। ठीक है, ए ने क्या किया, 1 साल होने पर बी को निकाल दिया, 2 साल पूरा होने से पहले कभी भी बी को निकाल दिया। अब ए को बी को प्रतिकर देना पड़ेगा, या बी क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे। ठीक है, तो बी को ए को क्या देना पड़ेगा, उसके लिए फिर प्रतिकर देना पड़ेगा, क्योंकि समय से पहले आप छोड़ रहे हो। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कोर्ट कभी कभी परिस्थिति देखता है, तो युक्ति कारण हो, है ना। अब अगर आपने क्या किया है, उस एजेंसी से, उस अभिकरण से अपने आप को अलग कर लिया है, 2 लोगों से मिलकर वो एजेंसी बनी थी, प्रिंसिपल और एजेंट, तो इसकी आपको सूचना देनी होगी। देखो, मान लो प्रिंसिपल ने एजेंसी समाप्त कर दी,
ठीक है। और कि कोई काम करने के लिए इनको कहा था 50 लाख का काम करो, हम तुमको पैसा देते हैं। ए ने क्या किया, वो काम किया और लगातार कर रहा है, और इन्होंने क्या किया, एजेंसी समाप्त कर दिया। तो इस एजेंसी समाप्त होने की सूचना एजेंट को नहीं, और वो काम किए जा रहा है। तो जब से एजेंसी समाप्त हुई है, उस दिन के बाद से एजेंट को जितना नुकसान हुआ है, इसका प्रतिकर प्रिंसिपल एजेंट को देगा, या प्रिंसिपल काम किए जा रहा है और एजेंट ने क्या कर दिया है, त्याग पत्र दे दिया है और प्रिंसिपल को नहीं बताया है। ठीक है। तो उस दिन के बाद से अगर प्रिंसिपल लगातार काम किए जा रहे हैं, तो जब तक वो काम किए जा रहा है, उसको जितना नुकसान होगा एजेंट के कारण, उसका प्रतिकर मालिक को, प्रिंसिपल को एजेंट देगा। और स्पेशली ये वाला किसमें रहता है, समय वाले में, है ना। अपना समय निर्धारित है 3 साल का, और उस हिसाब से प्रिंसिपल काम कर रहा है, बीच में एजेंट छोड़ के चला जाए, या उस हिसाब से एजेंट काम कर रहा है, बीच में प्रिंसिपल समाप्त कर दे। कैसे कर सकता है, अभिव्यक्त या विवक्षित से। तो अभिव्यक्त का फिर से हम बता चुके हैं कि अभिव्यक्त करना होगा तो सबसे बढ़िया त्याग पत्र लिखित दे दो, या मुंह से बोल दो कि मैं छोड़ रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, है ना। और विवक्षित क्या होता है, आचरण द्वारा, इम्प्लाइड। का अपना घर भाड़े पर बी को देता है, का अपना घर भाड़े पर देने के लिए बी को सशक्त करता है, तत्पश्चात का स्वयं उसे भाड़े पर दे देता है। यहाँ खा के प्राधिकार का विवक्षित प्रतिसंहरण है। ए क्या कह रहा है, बी को नियुक्त करता है कि मेरा जो ये घर है, इसको तुम क्या करो, किसी को किराए पे दे दो। ठीक है। तो क्या कर रहा है, बी को एजेंट नियुक्त कर रहा है। अब बी के किसी को देने से पहले यही क्या करता है, प्रिंसिपल ही क्या करता है, किसी को दे देता है। ठीक है, सी को दे देता है। तो जब जो विषय वस्तु थी उसका यूज उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, तो इन्होंने क्या किया, जो इसको अधिकार दिया था एजेंट को, उसका वापस ले लिया। प्रतिसंहरण का मतलब होता है वापस लेना, अगर अभी तक नहीं समझ पाए हो तो। अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान कब अभिकर्ता के संबंध में और कब पर व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी होता है। अभिकर्ता के जहां अभिकर्ता के संबंध में उससे उसको ज्ञान होने से पूर्व, अथवा जहां तक पर व्यक्तियों के संबंध में है, उन्हें उसका ज्ञान होने से पूर्व प्रभावी नहीं होता। तो बोल रहा है एजेंट है या किसी थर्ड पार्टी को, प्रिंसिपल है, इसका एजेंट ये है। तो अब ये इसका एजेंट नहीं रह गया है पी का, कौन, ए। ठीक है। या कोई थर्ड पार्टी है जिसको पता था कि ए क्या है, पी का एजेंट है, और अब भी ये विश्वास कर रहे हैं ये जो है पी का एजेंट है। कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी। तो जब तक इन लोगों को क्लियर पता नहीं चल जाता कि नहीं अब एजेंट नहीं है, ठीक है, सूचना के पहले तक जो भी कार्य ए करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। बी को ए अपनी ओर से माल बेचने का निर्देश देता है, और माल की जो कीमत मिले उस पर बी को 5% कमीशन देने का करार करता है। पश्चात ए पत्र द्वारा बी के प्राधिकार का प्रतिसंहरण करता है। बी उस पत्र को भेजे जाने के पश्चात किंतु उसके प्राप्ति से पूर्व माल को 100 रुपए में बेच देता है। का इस विक्रय के आबद्ध है और खा 5 रुपए कमीशन का हकदार है। क्या बोल रहे हैं, ए बी को नियुक्त करता है कि मेरा सामान बेचो और तुमको 5% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा हर सामान पे जितने का तुम बेचोगे। ठीक है। नाउ ये बी को एक लेटर लिखता है कि मैं तुमको अब इस पद से हटाता हूं, अब मैं तुमको अपना एजेंट नहीं रखता हूं। ठीक है। मान लो 5 तारीख को इन्होंने पत्र लिखा और 4 तारीख को उसको नियुक्त किया था। ठीक है। और पत्र मिला बी को 6 तारीख को। नौ 6 तारीख को पत्र मिलने से पहले ही ए का 100 रुपए का सामान बी ने बेच दिया है। ठीक है। तो जो सामान उसने पत्र मिलने के पूर्व बेच दिया है, या सूचना मिलने के पूर्व, उस सामान पर बी को अधिकार है कि वह ए से 5% क्या प्राप्त करे, ब्याज प्राप्त करे। ठीक है। या प्रॉफिट प्राप्त करे, कमीशन प्राप्त करे। फॉर एग्जाम्पल देख लेना, मालिक अगर मर जाए, प्रिंसिपल, या पागल हो जाए, तो अभिकरण का पर्यवसान और अभिकर्ता के क्या कर्तव्य हैं। जबकि मालिक की मृत्यु हो जाए या उसको पागल हो जाने पर अभिकरण का पर्यवसान हो जाए, तब अभिकर्ता अपने न्यस्त हितों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अपने अभूतपूर्व मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से सभी युक्तियुक्त कदम उठाने के लिए आबद्ध है।
प्रिंसिपल मर गया, ये पागल हो गया ना। उसने एजेंट नियुक्त किया था, उसे कुछ हित रहे होंगे, जैसे उसको मान लो उसे कंसिडरेशन सैलरी मिलती थी। वैसे तो कंसिडरेशन आवश्यक नहीं, लेकिन कोई फ्री में तो करता नहीं है ना। या कुछ और प्रकार का हित ए को भी देता था, है ना। अब क्या करेगा ये, जो प्रिंसिपल मालिक का लीगल एयर, सॉरी, विधिक प्रतिनिधि होगा, लीगल एयर होगा, उसके खिलाफ सारी विधिक कार्यवाही कर सकता है कि ताकि एक को अपना हित और सैलरी जो भी है प्राप्त हो सके। ठीक है, ये वाला देख लेते तो अभिकर्ता नहीं हो, नहीं पढ़ा हमने, पढ़े यहाँ देख लेते हैं। अगर अभिकर्ता मेन एजेंट जो है उसके अधिकार समाप्त हो जा रहे हैं, तो जो उप अभिकर्ता है जिसकी नियुक्ति एजेंट कर रहा है उसके भी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे 210 में। मालिक के प्रति अभिकर्ता के क्या कर्तव्य है। मालिक के कारोबार के संचालन में अभिकर्ता का कर्तव्य क्या कर्तव्य है कि मालिक के कारोबार के संचालन मालिक द्वारा दिए गए सभी निर्देशों के अनुसार या ऐसे निर्देशों के भाव में उस रूढ़ी के अनुसार करने के लिए आबद्ध है, जो इस स्थान पर जहां भी करता है ऐसे कारोबार का संचालन करता है, उसी किस्म का कारोबार करने में प्रचलित हो। जबकि अभिकर्ता अन्यथा कार्य करे, तब यदि कोई हानि हो तो उसके लिए मालिक की प्रतिपूर्ति करनी होगी, और यदि कोई लाभ हो तो उसे उसका लेखा लेना होगा। ठीक है, ये बोल रहा है एजेंट मालिक के लिए कैसे काम करेगा, प्रिंसिपल के लिए। तो जो जिस तरीके से प्रिंसिपल कहे कि तुम इस तरीके से काम करो, मान लो कार को एक्स को बेचना है, तो बोल रहे कार को तुम एक्स को बेचो। वो क्या करता है, कार को एक्स के बेचने के वाई को बेचता नहीं, आपको पूरा निर्देश का पालन करना है। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल का कोई निर्देश नहीं है तो वहां जो जिस एरिया में वो चीज है उसकी रूढ़ी जो होगी उसका पालन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इन दोनों से अन्यथा काम करता है और कोई हानि कारित कर देता है, ना ही रूढ़ी के अनुसार काम करता है ना ही मालिक की बात मानता है, तब उसको हानि के लिए मालिक को क्या देना होगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ठीक, पर अगर कोई लाभ हुआ है तो लाभ भी मालिक को ही देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं खुद रख ले, हानि हानि भी भरनी पड़ेगी और लाभ भी देना पड़ेगा। ठीक, एक दलाल बी जिसके कारोबार में उधार बेचने का रूढ़ी नहीं है, खा का माल सी को जिसका प्रत्यय उस समय बहुत ऊंचा उधार बेचता है, सी संताय करने से पूर्व दिवालिया हो जाता है, का की इस हानि की प्रतिपूर्ति खा को करनी होगी। ठीक है, ए है, इसका एक दलाल है बी, इसको ना मालिक ने निर्देश दिया है ना वहां कोई रूढ़ी है, तो किसी को तुम क्या दो, उधार सामान दो। बट सी एक जो हाई स्टेटस का व्यक्ति है उसको ये सामान देता है, कुछ सामान देता है। ठीक है, ना वहां पे रूढ़ी थी और ना एक निर्देश था, बट इसने अपने आप से दे दिया, सी दिवालिया हो गया कुछ समय बाद, और जो सामान उधार दिया था उसका पैसा नहीं चुका पाया, नहीं चुका पाया। ठीक है, एक को मान लो 10 लाख रुपए दिया था, मतलब जितना भी मान लो 10,000 दिया था। ठीक है, तो एक को तो 10,000 का नुकसान हो गया, अब यह बी की ड्यूटी है कि ए को 10,000 दे। ठीक है 212 अभिकर्ता से अपेक्षित कौशल और तत्परता। 212 क्या बताया है कि एक अभिकर्ता में क्या क्या कौशल होना चाहिए। ठीक है, कारोबार का संचालन उतने कौशल से करने के लिए आबद्ध है जितना वैसे कारोबार में लगे हुए व्यक्तियों की साधारणता होता है, जब तक कि मालिक को उसके कौशल के भाव की सूचना न हो। विक्रेता सदा ही युक्तियुक्त तत्परता से कार्य करने के लिए उसका जितना कौशल है उसे उपयोग में लाने के लिए और अपनी स्वयं की उपेक्षा कौशल के अभाव या औजार के प्रत्यक्ष परिणामों की बाबत अपने मालिक की प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है, किंतु ऐसी हानि या नुकसान के लिए बाबत नहीं है जो ऐसी उपेक्षा कौशल या अभाव औजार से अप्रत्यक्षता या दूरस्थ होती है। एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझ में आएगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी करता है उसे अपने पूरे कौशल से और पूरे भाव से कोई काम करना चाहिए मालिक के लिए। फिर भी अगर कोई ऐसा नुकसान होता है जो जिसका परिणाम नहीं सोचा जा सकता, दूर का परिणाम है वो,
उसके लिए वो मालिक को नुकसान ही नहीं देगा, लेकिन जिसका परिणाम सोचा जा सकता है और एजेंट की गलती से हुआ है, उसका परिणाम एजेंट को देना पड़ेगा प्रतिकर। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल लें, ही लेते हैं। कलकत्ते के एक वाणिज्यिका का एक अभिकर्ता खा लंदन में है। वाणिज्य भी करता है, भी हमने देखा था। ठीक है, अभिकर्ता के प्रकार, जिसे बी के लेखे में कुछ धन इस आदेश के साथ दिया जाता है कि वह उसे भेज दे। सॉरी, कलकत्ते के एक वाणिज्यिका का एक अभिकर्ता बी, ए कहाँ है, कलकत्ता में है, और ये क्या है, लंदन में है। ठीक है, समय तक रखे रहता है, उस धन के न मिलने के फलस्वरूप का दिवालिया हो जाता है। खा उस धन के लिए और जिस तारीख को वह दे दिया जाना चाहिए था, उस तारीख से प्रायिक दर पर ब्याज के लिए और किसी प्रत्यक्ष हानि के लिए उधारता विनिमय दर में फेरफार के लिए दायी है, किंतु इसके अतिरिक्त के लिए नहीं। बी के पास एक रकम आती है, मनी आता है। ठीक है, जो बी को ए को देना था, लेकिन क्या करता है बी, जैसे 1 तारीख को देना था, बी क्या करता है, उसको 5 तारीख को भेजता है, जिसके कारण ए को पैसा नहीं मिलता और ए क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। नाउ तो बी को क्या देना होगा प्रतिकर में, ए को यही बोल रहा है। बोल रहा है कि बी दिवालिया होने के लिए लायबल नहीं है। बी सिर्फ इसलिए लायबल है कि जितने दिन उसने एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखा है, उस पैसे पर जो ब्याज बन रहा हो, अगर कोई विनिमय दर है जो एक्स्ट्रा मनी लग रही है, कोई चार्ज लग रहा हो एक्स्ट्रा, है ना, वो सब होगा, वो सब देना होगा। ए दिवालिया जो हुआ है दूरस्थ परिणाम था। ये बात ए को भी नहीं पता थी कि हम दिवालिया हो जाएंगे, और बी को भी नहीं पता था कि ए दिवालिया हो जाएगा, उसको इससे कोई निर्देश नहीं मिला था, उसको सिर्फ ये था तुमको ये पैसा ए को भेजना है। ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। माल के विक्रय के लिए एक अभिकर्ता ए, जिसे उधार बेचने का प्राधिकार है, बी के शोध क्षमताओं के बारे में उचित और प्रायिक जांच किए बिना बी को माल बेचता है। इस विक्रय के समय खा दिवालिया है, उससे हानि के लिए ए अपने मालिक का प्रतिकर देगा। ठीक है, बी एजेंट है और इसका काम क्या है, उधार देना। किसका एजेंट है, ये ए का है। ये क्या करता है, सी को उधार देता है उसके शोध के लिए, बट जैसा हमने ऊपर पढ़ा, अपने काम को कैसे करेगा, पूर्ण कौशल के साथ। किसी को उधार दे रहे हो तो उधार देखो, बैंक वाले भी देते हैं, तो क्या लेते हैं, किसी सरकारी नौकरी वाले का या किसी का जमानत लेते हैं। ठीक है, कि हाँ, जैसे बेल में देखो जमानत लेते हैं हम लोग, जैसे कहता है किसी व्यक्ति को बेल देना है तो कोई व्यक्ति उसकी जमानत देगा, अगर ये नहीं आया तो मैं भरूंगा, मुझे गिरफ्तार करना वगैरह वगैरह, जब हम जमानत पड़ेगी तब देखेंगे। ठीक, ये तुमने कोई जांच नहीं की, उठा के पैसा दे दिया, और ये क्या था, सी पहले से दिवा लिया था। ठीक है, तो ये दूरस्थ परिणाम नहीं था, या फिर काम के समय का ही परिणाम था। दिवालिया वो पहले से था, बाद में नहीं हुआ, है ना। अब बी को क्या करना होगा, ए को वो रकम चुकानी होगी जो उसने सी तो तेरा अभिकर्ता अपने मालिक की मांग पर उचित लेखा, जो काम वो कर रहा है उसका लेखा जोखा देने के लिए बाध्य है। ठीक है, और एजेंट का यह भी कर्तव्य है कि कठिनाइयों की दशाओं में अपने मालिक से संपर्क रखने और उसका उपदेश अभिप्राप्त करने के समस्त युक्त तत्परता बरते, अपने मालिक से क्या रहे, कॉन्ट्रैक्ट में रहे। मालिक का अधिकार क्या है, जबकि अभिकर्ता अभिकरण के बराबर में मालिक की संपत्ति के बिना अपने ही लेखे व्यवहार करता है। यदि कोई एजेंट अपने मालिक, अपने प्रिंसिपल की सहमति के पहले से अभिप्राप्त किए बिना उसको उन सब तात्विक परिस्थितियों से जो उस विषय पर उसके अपने ज्ञान में आई हो परिचित किए बिना अभिकरण के कारोबार में अपने ही लेखे व्यवहार करे, तो यदि मामले से दर्शित हो या तो कोई तात्विक अथवा तथ्य तात्विक तथ्य अभिकर्ता द्वारा बेईमानी से मालिक से छिपाया गया है, या अभिकर्ता के व्यवहार मालिक के लिए आहित कर रहे हैं, तो मालिक उस व्यवहार का निराकरण कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बेचने का निर्देश बी को देता है, हाँ उस संपदा को सी के नाम में अपने लिए खरीद लेता है, यह पता लगाने के लिए खाने संपदा
अपने लिए खरीदी का उस विक्रय का निराकरण कर सकेगा यदि वह दर्शित कर सके कि बी ने बेईमानी से कोई तात्विक तथ्य छिपाया है या वह विक्रय उसके लिए आहित कर रहा है। ठीक है। ए है, बी को एक जमीन बेचने के लिए नियुक्त करता है। बी क्या करता है, सी के नाम से वो जमीन खुद ही खरीद लेता है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब कोई कहीं पर कोई नीलामी हो रही है और उस नीलामी का जो पुलिस ऑफिसर नियुक्त होता है वो पुलिस ऑफिसर उस नीलामी की प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता, ऐसा नियम दिया हुआ है ना। ठीक, बट ये कुछ अलग है। अब इसने क्या किया, ये मालिक को अगर बताया नहीं, मैं ही खरीद ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर इससे क्या हुआ, ए को नुकसान हुआ है, ए से कोई तथ्य छिपाया गया, ये दो चीज पूरी होनी है। अगर इनमें से दोनों कुछ हुआ होगा तो ए क्या कर सकता है, इस संविदा को भंग कर सकता है, मान्य नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं हम लोग एक एक लाइन में।